वसुंधरा में राज्यसभा का चुनाव हुआ रोचक। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी बोले, दूसरी सीट भी जीतने की करेंगे कोशिश। भारतीय जनता पार्टी अपने 2 उम्मीदवार खड़ा रखने का विचार कर रही है, क्यों हमारे पास 30 वोट एक्स्ट्रा वोट हैं। निश्चित रूप से हम 30 वोट के आधार पर खड़ा करेंगे। देवनानी ने कहा, कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में होती रही है क्रॉस वोटिंग, और हमारे संपर्क में निश्चित रूप से निर्दलीय भी हैं और कुछ कांग्रेसी भी हैं, जिनका समय आने पर इसकी जानकारी अपने आप परिणामों को प्रभावित करेगी। कांग्रेस की 2 सीट तय, 1 सीट बीजेपी की पक्की। चौथी सीट के लिए बाड़ेबंदी और सियासी जोड़ तोड़ की अटकलें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निर्दलीय और अन्य को साधने की कवायद। चौथे का चक्रव्यूह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। राज्यसभा का चुनाव कई तरह से बेहद मायने रखता है। प्रथम तो राज्यसभा में पार्टियों के संख्या बल की इस वक्त कुछ अलग तरह की सिग्निफिकेंस है, चूंकि कई महत्वपूर्ण कानून पाइपलाइन में हैं। दूसरा, प्रदेश के लिहाज से चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं और फिलहाल कोई छोटे बड़े चुनाव इससे पहले होने वाले हैं नहीं, तो 2023 की जीत हार से पहले कोई भी जीत हार होनी है तो 10 जून को विधानसभा के फ्लोर पर ही होनी है। तीसरा, मानेसर का झटका झेलने के बाद बिठाए गए संतुलन की भी अग्नि परीक्षा होगी। और चौथा, ये भी देखना होगा कि आदर्शों के दावे करने वाले दल कौन से चेहरों को राज्यसभा के लिए चुनते हैं। तो आज प्राइम डिबेट में इन्हीं कुछ पहलुओं पर बातचीत होगी, इन सवालों के जरिए कि राज्यसभा की 4 सीटों का चुनाव कितना अहम। क्या सत्ता के संतुलन की भी अग्नि परीक्षा होगी और स्थानीयों को मौका मिलेगा या पैराशूट से माननीय उतरेंगे? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। अविनाश गहलोत हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस बहस में नुमाइंद कर रहे हैं पार्टी की। और एसपी मित्तल साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, क्या कहीं भाजपा का ये दावा आपको चिंतित करता है कि 2 तो ठीक है, तीसरी तो नहीं लेने देंगे आपको? देखिए जेपी जी, ये तय बात है कि 10 तारीख को 3 जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीत के राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि जो विधायक जो भी बयान दे रहे हैं, अब ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है या उनकी खुद का बयान है, ये तो मैं नहीं जानता, कि भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। लेकिन आप चुनाव होने दीजिए, आगे से आगे हमने दिखाया है, हमारा बहुमत सिद्ध किया है, कितने लोग हमारे पास हैं ये हमें पता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले स्वयं के दल की चिंता करे कि जितने अभी अलग अलग धड़े हैं, 8, 9, 10, 11 बढ़ते जा रहे हैं लगातार, सबसे पहले उनको साध लें, उनसे आपस में विचार विमर्श कर लें, साथ हैं या नहीं ये पता पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी दूसरा उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि उसके पश्चात उनकी कली खुलने वाली है कि जो 70 भी उनके विधायक उनके साथ हैं या नहीं, यह भी सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 3 प्रत्याशी यहाँ निश्चित रूप से विजयी होंगे। हमारे पार्टी के विधायक, हमारे से संबद्ध विधायक, निर्दलीय विधायक और अन्य जो हमारे समर्थक दल हैं, वो सारे विधायक हमारे साथ है, एकजुट हैं। और उस एकजुटता का जो है परिचय और एकजुटता जो है ये साबित हो जाएगी 10 तारीख को, जब हमारे 3 प्रत्याशी चुन करके आएंगे। ठीक है, अविनाश जी की टिप्पणी ले लूँ, फिर मित्तल साहब आपके पास आऊँगा। जो स्वर्णिम जी कह रहे हैं ना कि कल ही खुल जाएगी, कितने सारे धड़े बने हुए हैं, भाई इसमें तो धड़े जैसी कोई बात राज्यसभा के चुनाव में तो चल नहीं सकती, अगर आदमी चाहे तो भी, चूंकि सब कुछ आईने की तरह साफ रखना पड़ता है, पार्टी का व्हिप जारी करना पड़ता है, बस एक, उसके बाद बन जाता है आदमी। खैर, आता हूँ आपके पास। पहले गहलोत साहब, आपका रिएक्शन। अविनाश जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी तरफ से पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए। 4 सीटों की राज्यसभा के चुनाव होंगे, 4 में से स्पष्ट हमको लग रहा है उसमें 1 भारतीय जनता पार्टी, 2 कांग्रेस के बहुमत के हिसाब से है। लेकिन जो चौथा जो कैंडिडेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये प्रयास करेगी कि दूसरी जो सीट है वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए।
और अभी जो स्वर्णिम जी कह रहे थे कि ये जो जितने धड़े हैं, मुझे लगता है कि इनकी सही जानकारी का अभाव है कि धड़े तो राजस्थान की इस वर्तमान कांग्रेस सरकार में है। इन धड़ों के कारण ही 3.5 साल में इस प्रदेश को कितना गर्त में डाल दिया है। आज राजस्थान प्रदेश का युवा हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, कोई भी वर्ग आप देख ले, कोई इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ से अपने वर्चस्व की लड़ाई को देखा है, कुर्सी बचाने के लिए काम किया, राजस्थान प्रदेश की जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। आज तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी संगठन में मूल रूप से संगठन के साथ में जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो हाईकमान तय करता है, उसी बात को फॉलो करते हुए सारे के सारे नेतागण, सारे कार्यकर्तागण एक ही मिशन पर चल रहे हैं कि 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन सकती है। रही बात धड़ों की, कांग्रेस के अंदर पता नहीं कितने धड़े हैं। कांग्रेस बोलिए बोलिए। गहलोत साहब, आपसे संपर्क टूट गया हमारा, एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। का योगदान ये राजस्थान प्रदेश की जनता देख रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बचकाने बयान देने से पहले कांग्रेस को अपनी गिरफ्तारी में झांकना चाहिए कि असलियत उनकी क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या असली लोकतंत्र वाली पार्टी है। एक परिवारवाद की पार्टी राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आज अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यास्पद बयान नहीं होगा और इससे बड़ा कोई मजाक और कहीं नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, वापस आऊँगा आपके पास। मित्तल साहब, जहाँ से बात रह गई थी वहाँ एक बार फिर से उस सिरे से शुरू करता हूँ। इस चुनाव में जहाँ से ये सारी कयासबाजी होती है, वो सारी जो कयासबाजी है वो कम से कम 71 और 108, इसके बारे में तो ये बात करना बेमानी है। बाकी जो है वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, जो बंधे हुए नहीं है, लड़ाई वहीं आकर ठहरती है ना मित्तल साहब। देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही किया। मैं आपको कांग्रेस का आंकड़ा बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के 108 और 13 जो निर्दलीय विधायक है वो, उसके बाद 2 बीटीपी के और 2 सीपीएम के, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है, इन सबका आंकड़ा यदि हम चारों का आंकड़ा जोड़ दे तो ये होता है 125। और कांग्रेस को प्रथम वरीयता के जो वोट चाहिए 3 उम्मीदवार जिताने के लिए, वो चाहिए 123। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने में फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम दूसरा उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे, मतलब एक उम्मीदवार तो जो उनका जीता हुआ होगा वो, लेकिन दूसरा उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। उसके पीछे उनका लॉजिक सिर्फ यही है कि जो अशोक गहलोत की जो सरकार है उसको वो 10 जून तक परेशान कर सके। अब आपने देखा कि अभी 1 और 2 जून का जब 31 मई को नामांकन समाप्त होगा, अंतिम दिन होगा राज्यसभा के 4 चुनाव के लिए, तो 1 और 2 जून का कांग्रेस ने अपना एक शिविर रख लिया है। स्वाभाविक है कि सारे एमएलए वहां इकट्ठे होंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एमएलए जो 1 तारीख को एकत्रित होंगे, सारे कांग्रेस के करीब 125 में अभी फिलहाल मान के चल रहा हूं, वो सारे के सारे आप देखना 10 जून को जब वोट होगा तब तक बाड़ाबंदी में रहेंगे, किसी होटल में रहेंगे, या मुख्यमंत्री जी जहां चाहेंगे वहां पे रहेंगे। क्योंकि जो हालात जो इनको लगते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम तो कांग्रेस की फूट का इंतजार कर रहे हैं, उनमें यदि तो उस फूट को रोकने के लिए मुझे लगता है कि 10 जून तक राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायकों की, निर्दलीय विधायकों की फिर एक बार बाड़ेबंदी होगी। जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो है मुख्यमंत्री जी ने जो निर्दलीय उम्मीदवार है, 13 निर्दलीय विधायक है, उनमें से 11 विधायकों से कल मुलाकात की है। और वो मुलाकात हालांकि आज अखबारों में मुझे लगता था कि आएगा उनके बारे में, लेकिन शायद आया नहीं। और उन्होंने जो बात हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये 13 के 13 दोबारा से जीत के आए। इन 13 में से करीब 9 के आसपास या 10 के आसपास जो है वो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेस में पहले नेता रहे वो लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप दोबारा से जीत के आए। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री इसको किस स्तर पे इस राज्यसभा के चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात को भी समझना होगा। बिल्कुल सही है। गहलोत साहब, गुंजाइश कहाँ निकलती है आपके लिए? अविनाश गहलोत साहब, आपके लिए कहाँ गुंजाइश निकलती है? कांग्रेस का जो संख्या बल है वो तो सामने दिख रहा है, आपका संख्या बल है वो भी सामने दिख रहा है। अब अगर गुंजाइश निकलती है आपके साथ, तो जो बाकी हैं, जिसमें 13 निर्दलीय आते हैं, बीटीपी के 2 आते हैं, सीपीएम का 1 आदमी आता है, वहीं कहीं गुंजाइश देख सकते हैं आप? गहलोत साहब, क्या इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है क्या? आपकी पार्टी के नेता आप जैसे कह रहे हैं यहाँ कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हम प्रयास करेंगे, हम लड़ सकते हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अभी तक क्या पार्टी की एक लाइन तय नहीं हुई है क्या गहलोत साहब? देखिए, पार्टी निश्चित रूप से हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेगी। और अगर चौथे पे
चौथे पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये कांग्रेस को डर किस बात का है? अगर आपके पास में संख्या बल है तो मुझे लगता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अंतर कलह कांग्रेस के अंदर है, आज कितने दिन पहले क्या जरूरत पड़ी, तो जो निर्दलीय विधायक हैं, कांग्रेस के समर्थित जो विधायक हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ऐसा क्या इनाम दिया जा रहा है उनको चुनाव से पहले जो उनसे मिल रहे हैं? क्या मजबूरी हो गई? लोकतंत्र खुले रूप से चुनाव होने चाहिए। चुनाव में जो जिस विचारधारा का व्यक्ति रहेगा वो उसके साथ में रहेगा। और अगर हम लोग हमारे पास में सरप्लस वोट हैं, ऐसा नहीं है। हमें कितने की जरूरत है? अगर जीतने के लिए एक सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है और आज हम लोग 71 प्लस आरएलपी हैं। उसके बाद क्लियर हो गया कि आपका कि आरएलपी के वोट आप ही के वोट है? नहीं गहलोत साहब, ये क्लियर हो गया कि आरएलपी के 3 वोट जोड़ दें आपके 71 में? पिछले राज्यसभा चुनाव में भी हम लोग साथ ही थे। उसके बाद किसान आंदोलन गुजर गया ना सर, उसके बाद तो मनमुटाव हो गया था। उसके बाद और उसके बाद में हाँ चलिए जोड़ दिया, ठीक है। 74 मान लिया। देखो मेरा ऐसा मानना, जो अंतरकलह कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जो विधायक उनके निर्दलीय को खुश नहीं है और जो जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर बिखराव होगा। कांग्रेस में बिखराव होगा। जो इस उम्मीद के साथ कांग्रेस बैठी है उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। स्वर्णिम जी चिंता करते हैं कुछ इस बात की? आपके यहाँ भी बिखराव होने की संभावना देख रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि एक पेड़ जिसके सारे फल कांग्रेस तोड़ के ले गई, उसके नीचे झोली फैला रखे बैठे हैं कि क्या पता कोई कृपा हो जाए और फल नीचे गिर जाए। फलों की क्या कीमत? इतनी सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो बैठी है। ठीक है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो इतने चुनाव हराए, एक चुनाव और सही हराएगी कांग्रेस, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी ये तय तो कर लें कि चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो चुनाव हारती आ रही है, जनता देख रही है। 25 सांसद दिए थे, क्या लाए राजस्थान के लिए? एक काम लाए नहीं, एक प्रोजेक्ट लाए नहीं, कोई आवाज उठाते नहीं। तो ये सब चीजें सामने हैं। और जब कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो सब लोगों ने देखा। और भारतीय अरे अगर हमारे ऊपर विश्वास था तो हमारी सरकार बनी ना, और हमारे ऊपर विश्वास था तो आपके पार्टी प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई है। एक मौका और सही, एक चुनाव और हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पर बात कर लेते हैं एक मिनट स्वर्णिम जी सुनिए। गहलोत साहब एक मिनट सुनिए। देखिए मित्तल साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ। इस चुनाव में ना तो ये जो राज्यसभा का चुनाव है इसमें तुष्टीकरण मुद्दा है, ना इसमें ध्रुवीकरण मुद्दा है, ना महंगाई मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है। ये सब मुद्दे नहीं हैं इन चुनावों के। ये लोकसभा के विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसमें जो गणित है उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। और स्वर्णिम जी, आपको जो लगता है कि 108 के आगे 13 भी हमारे, 2 भी हमारे और 2 भी हमारे, क्यों भाई? ये आपके कैसे? देखिए मैं आपको आपने क्या दिया है? बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात सुनिए। आपने इनको पद दे दिया, आपने इनको सलाहकार बना दिया है, ये सब इस वजह से आप ये मान करके चल रहे हैं क्या कि ये सब आपके हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, जो विचारधारा है, वो उनकी निश्चित रूप से जितनी भी ये आपने नाम गिना है 13, 2 और 2, इनकी विचारधारा का, और जो ये खुद इनकी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की विचार है, इसका दूर दूर तक कोई संगम नहीं है। ये संगम तो इनका कांग्रेस के साथ ही हुआ, इसलिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लगातार कार्य कर रहे हैं। पहले भी प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं। और मैं आपको आज बता रहा हूं, आज जब हम सब लोग एक साथ बैठ करके राजस्थान की नीति निर्धारित करते हैं और सरकार के काम क्या होने चाहिए वो तय करते हैं, मैं इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, मैं इन सबके साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी काम करती है, हमारी सरकार काम करती है, इसीलिए जुड़ाव है। यही जुड़ाव है जो आज तक बना हुआ है और बना रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जितनी नीतियां बनती है, किस जिले में क्या काम होना है, ये सब बजट में क्या एलोकेशन होना है, बजट में क्या घोषणाएं होनी है, सबके सामूहिक कहना चाहिए जो ये निर्णय होता है। सबको आपने दिल खोल कर दिया है, तो अब लेने का वक्त है, तो देंगे। देखिए, लेने और देने की बात नहीं है, साथ मिलकर के काम है। चुनाव भी एक काम है, तो ये भी साथ मिलकर के। गहलोत साहब, इनके पास तो ये सब है, आपके पास क्या है? देखिए, इन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। मुझे लगता है पूरा राजस्थान जहां तक आपके 19 विधायक जो थे वो छोड़ के चले गए थे, आपको आपकी सरकार के अंदर अविश्वास पैदा कर दिया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। मुझे लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा राजस्थान जानता है क्यों आपको 34 दिन होटलों में रहना पड़ा। जब कोरोना जैसी महामारी थी, सरकार 34 दिन होटलों में रही थी, तो ये क्या राजस्थान प्रदेश के साथ में धोखा नहीं है? कौन गए थे? बीजेपी वाले गए थे, कांग्रेस वाले गए थे? जिन लोगों के ऊपर आपका भरोसा था वही आपको छोड़ के नहीं। लेकिन ये तो दूसरी बात कहते हैं ना, ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो धनबल और एजेंसियों का डर
एक पार्ट, दूसरा पार्ट अंतरात्मा की आवाज़। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो धनबल से खरीदने की कोशिश कर सकते हैं या आप एजेंसियों का डर दिखा सकते हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं होगी। बार बार कांग्रेस जो बात कर रही है वो ये कह रही है। गहलोत साहब, अब इस पर गहलोत साहब आप से संपर्क आपका हाँ आप विधायकों के अंदर जितना आक्रोश है हाँ। ये खुल के सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है बताइए एक बार। नहीं, आपकी बात पूरी नहीं सुन पाया मैं, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जी। जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो आपके 19 एमएलए गए थे आपको छोड़ के, हाँ हाँ ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से गए थे? क्या वो बीजेपी के एमएलए थे? वो सारे के सारे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे हाथ के निशान चुनाव जीत कर आने वाले विधायक थे। आप 34 दिन कोरोना जैसी महामारी के अंदर होटलों में रहे थे, राजस्थान प्रदेश के साथ आपने न्याय नहीं किया, उसको भी प्रदेश ने देखा है। और आज जो आप इस तरीके की बचकाना बातें कर रहे हैं उससे आपको तो संतुष्टि मिल सकती है, क्योंकि आप एक अरे भाई साहब, कौन सी परिवार की बात का पार्टी से जवाब दे रहे हैं? बंधे गहलोत हैं, साहब, आपका पॉइंट क्या है? राज्यसभा चुनाव के नुक्ते नजर ये बात कहाँ फिट बैठी है वो बताइए ना मुझे। मानेसर वाली बात कहाँ लेकर आ रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी में दो फाड़ है, दो फाड़ अभी भी कायम है और क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और उसका फायदा आपको मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कांग्रेस के हमारे जो मित्र वो कह रहे थे कि बीजेपी ने कांग्रेस को अस्थिर करने का प्रयास किया। मैं उसका काउंटर कर रहा हूँ कि ये अस्थिर करने का प्रयास आपके स्वयं के लोगों ने, हमारा कोई लेना नहीं। लेकिन आज ये विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव। ये आपने ठीक कहा है कि ये किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहे, ये संख्या बल के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। संख्या बल आप कह रहे हैं अपने पास में, हम कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस वोट, एक सीट हम जीते हैं, दूसरे के लिए प्रयास करेंगे। लोकतंत्र की इस बात के लिए कौन मना कर सकता बताइए एक बार। हाईकमान ने ये निर्णय अगर लिया है कि हम चौथा मैदान उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना प्रयास करें, हमारा प्रयास करेंगे और जितना अंतर्विवाद आप लोगों के अंदर है, जो आक्रोश विधायकों के अंदर है, उसी का परिणाम होगा कि दूसरी सीट जो है वो भी हम लोग जीतने वाले। ठीक है, अब मैं 1 मिनट मित्तल साहब के पास जा रहा हूँ। मित्तल साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जी जी हाँ, तो ये जो दो बातें आती है ना, और खास तौर पर ये बात बार बार आती है हर चुनाव में, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट हमको जरूर मिलेंगे। अरे अंतरात्मा की आवाज़ तो म्यूट हुए पता नहीं कितने दशक हो गए, अंतरात्मा की आवाज़ आती ही नहीं है। हमने तो किसी चुनाव में देखी नहीं कि अंतरात्मा की आवाज़ के दम पर फैसले बदल जाते हों। तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो जिनकी आवाज़ पर फिर फैसले बदलते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सेंध इतनी आसान होगी? अंतरात्मा की आवाज को छोड़ दें, बाकी चीजों की मुझे जो लगता है, एक मिनट में अपनी बात कर दूं मित्तल साहब। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये सब कहकर किसी भी सूरत में कांग्रेस को एक वॉकओवर नहीं देना चाहती कि आराम से तीसरी सीट भी जीतिए और चले जाइए। कम से कम एक शक्ति परीक्षण का और अंदर ही अंदर ये तो टेस्ट हो जाए कि हमने जो कीमत चुकाई है या हमने जो आपके साथ लॉयल्टी रखी है उसका गिला शिकवा रखने का मौका तो मिल जाए कि देखिए फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे, अब तक साथ खड़े रहे, उसका क्या मिला और आगे क्या मिल जाएगा। कम से कम एक अनरेस्ट बना रहे दूसरी पार्टी में। ये तो कोशिश कामयाब होती दिखती है ना अगर चौथी सीट पर चुनाव लड़ती है भाजपा तो। जेपी जी, ये बात सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 71 विधायक हैं और प्रथम वरीयता के 41 वोट यदि पहले उम्मीदवार को मिल जाते हैं तो उसकी जीत है। उसके बाद में इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 30 वोट सरप्लस वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए कम से कम 11-12 वोट उनको चाहिए। मुझे लगता है कि जो राजस्थान के विधायकों की गणित है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास में 11-12 विधायकों का जुगाड़ मुझे लगता नहीं है। ये जुगाड़ चूंकि मुख्यमंत्री जी पहले कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सेंध मारेगी। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम क्या नाम से निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं, हम दूसरी पार्टी के लोगों के संपर्क में हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब ये सरकार बनी थी उसके बाद भी कहा था कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, अपने अंतर्विरोध से गिर जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3.5 साल से सरकार चल रही है और मुझे लगता नहीं कि 1.5 साल के अंदर सरकार को कोई दिक्कत आएगी। रहा सवाल ये जहां तक मुख्यमंत्री जी का कि ये सरकार को किस तरीके से चला रहे हैं, वो हमने देखा, चाहे महेश जोशी जी का मामला हो, चाहे महेंद्र चौधरी जी का मामला हो, चाहे क्या नाम से गणेश घोगरा का मामला हो, उन्होंने सारे विधायकों को इस बात की छूट दी, इस बात का संरक्षण दिया कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन पे आप देखिए जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे लगता है कि क्या नाम से वो सरकार चलाने के अंदर जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो उसको अपना रहे हैं। ठीक है। अब स्वर्णिम जी, आपने कही थी 25 सांसद इनके, भाई ठीक है, आपकी लोकसभा में तो आपके सांसद नहीं पहुंच पा रहे पिछले 2 टर्म से,
लेकिन राज्यसभा में तो आपके लोग हैं ना। मित्तल साहब सुन रहे हैं ना आप मेरे को? मनमोहन सिंह जी जैसा नाम जब राजस्थान से जाता है तो आम आदमी राजस्थान का है, उसको खुशी होती है। स्वर्णिम जी, केशव वेणुगोपाल हैं, आनंद शर्मा, कितने ही नाम हैं, अभिषेक मनु सिंह भी। लेकिन राज्यसभा में हमने कितनी बार राजस्थान 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 गूंजते हुए देखा है, ये तो बताइए स्वर्णिम जी। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात की मनमोहन सिंह जी ने, नोटबंदी से लेकर के जितने भी आर्थिक मामले हुए। जब कांग्रेस के नेताओं की बात उठाने की बात आ जाए तो देश की बात की, तो देश की बात तो भाई दूसरे लोग भी करते हैं। देश की बात तो पूरे 850 आदमी कर रहे हैं वहां बैठकर, लोकसभा में, राज्यसभा में मिलकर। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जितने हमने उनको, हम इसलिए थोड़ी खुश हुए थे कि मनमोहन सिंह चुनकर यहां से जाएंगे, देश की बात करेंगे। ईआरसीपी को लेकर के सभी सांसदों ने, चाहे हमारे सांसद अभी नए नए चुने गए हैं, वो भी सबने मुद्दे उठाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 31 जो इनके 30 सरप्लस वोट बता रहे हैं उसको भी अपने साथ रख पाएगी। सबसे पहले तो इनको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इनके साथ जो इनके विधायक खुद के हैं, क्या वो भी इनको वोट देंगे? कहीं मैं देख नहीं पाया मैं चश्मे से, या ये इस तरह की घटनाएं आने वाली हैं, या चुनाव नहीं होगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ कंफर्टेबली कांग्रेस जीत जाएगी। अभी मैंने जो सवाल किया वो सवाल भी एक महत्वपूर्ण सवाल है वैसा, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबकी नज़र इस बात पर है कि 4 सीटों पर भाजपा के कौन, एक कौन भाजपा का, क्योंकि उनकी सुनिश्चित जीत 1 सीट पर है। और आपके जो 3 हैं, जिनमें करीब करीब माना जा रहा है कि 2 तो आपकी हैं ही, तीसरी भी आप जीत ही लेंगे, तो उसमें से राजस्थान से तो कोई नाम अभी तक चर्चा में ही नहीं है। चर्चा चलती है दिल्ली के बड़े नेताओं, किसको एडजस्ट किया जाएगा, किसको एडजस्ट किया जाएगा। ये दर्द क्यों नहीं हो मित्तल साहब राजस्थान के आम आदमी को? किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद, लेकिन उनकी वर्किंग स्टाइल देखिए, लोकसभा के नेता की जैसी, मास लीडर की जैसी, लोगों के बीच में ही रह रहे हैं। पता ही नहीं चलता है आदमी लोकसभा का है राज्यसभा का है। बाकी जो राजस्थान से जो सांसद हैं उनका हमको अता पता ही नहीं चलता, कौन, ये भी पता नहीं चलता आम आदमी को, तो ये भी पता नहीं है कि कौन से 10 सांसद हैं राजस्थान से राज्यसभा में। मित्तल साहब। हाँ नहीं जेपी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो राज्यसभा के जितने भी राजस्थान के क्या नाम से सांसद हैं, उनमें जो किरोड़ीलाल जी मीणा की जो सक्रियता है, मुझे लगता नहीं कि और किसी सांसद की ऐसी सक्रियता होगी। और आपने ये बिल्कुल वैलिड मुद्दा उठाया कि जो कांग्रेस के जो वहां पे राजस्थान से चुने हुए सांसद हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं, इन्होंने अभी राजस्थान के मुद्दों को प्रभावी तरीके से नहीं उठाया। और जिस तरीके से कांग्रेस ईआरसीपी के लिए कह रही है, ईआरसीपी के लिए मुझे लगता है कि यदि मान लो मनमोहन सिंह जी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते तो शायद उसका बहुत वजन होता, लेकिन ना तो उन्होंने कभी कोई पत्र लिखा, ना उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से कोई बात की। ये बात से ये जवाबदेही क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बनती है, लेकिन विपक्ष के नाते कांग्रेस के सांसदों की भी जिम्मेदारी बनती है। अब आपने सवाल किया उम्मीदवारों का, तो जेपी जी मेरा ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार तय होंगे, उनका निर्णय जो है वो हाई कमान से ज्यादा अशोक गहलोत साहब करेंगे। और जहां तक बीजेपी का जो सवाल है, मुझे लगता है कि उसके अंदर हाई कमान की ज्यादा चलेगी। बिल्कुल सही बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात आम आदमी के मन की बात तो मुझे लगता है यही होगी कि जो जाएं वो केवल ग्लैमर देखकर उनका खुश हो जाएं, हम ऐसे चेहरे नहीं हो जो केवल सौंदर्य प्रसाधन की तरह, जो श्रृंगार के साधन की तरह कि साहब सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, नाम बड़ा है और हमको उससे कुछ हासिल नहीं हो, जिनसे हमारी कभी बातचीत भी नहीं हो पाए, जो हमारे यहाँ कोई काम भी नहीं कर पाए, जिनका कामकाज धरती पर ना दिखे, उन लोगों का क्या फ़ायदा भेजने का। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि ऐसे चेहरे जाएंगे जो लोगों के बीच में रहकर यहाँ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।